इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित एक और वीडियो। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने इससे पहले देखा हुआ है, तो यहाँ पे हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चंस मैंने लिए थे, अब आगे हम 6 से आगे क्वेश्चंस को देखेंगे और जानेंगे कुछ नई चीज़ों को, कुछ नई बातों को, ताकि वो आपके एग्जाम में अगर आती हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के पैटर्न बदल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अब नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो ट्राई कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ कॉर्नर में आपको लिंक दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं, ताकि पार्ट 2 जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो आगे के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। 5 क्वेश्चंस मैंने पहले पार्ट में बताए थे, आगे अब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। शब्दों की यहाँ पे केवल बात है, क्या डिफरेंस है ये अगर आपको समझ में आता है तो काफ़ी कुछ आप यहाँ पे एक वीडियो में ही सीख जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल मैंने आपको पार्ट 1 में बताई दी है कि यहाँ पे कैसे आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और आंसर कैसे करना होता है, इसकी ट्रिक क्या है करने की, वो सारी बातें मैंने डिटेल में बताई हुई। तो पार्ट 1 कृपया करके देखें, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए क्या है, छठा आपका क्या कहता है कि दो द स्टोरी वॉज सेंटर्ड ऑन सम हिस्टोरिक या फिर हिस्टोरिकल, इनके बीच में आपसे पूछा है क्या आएगा सही शब्द। फिगर्स इट वॉज मेनली फिक्शन, कह रहे हैं कि दो स्टोरी वॉज सेंटर्ड ऑन सम हिस्टोरिक या फिर हिस्टोरिकल फिगर। तो यहाँ पे दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आप समझने का प्रयास करिए कि हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है। हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल दोनों ही पास्ट इवेंट को दिखाते हैं, मतलब अभी प्रेजेंट से पहले जो कुछ भी हुआ होगा उसके बारे में चर्चा के लिए दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस या कह दूं जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है कि हिस्टोरिक जब भी आप किसी भी शब्द के साथ लगाते हैं, किसी इवेंट के साथ लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि वो इतिहास की कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना रही होगी, तो उसके साथ आप लगाएंगे क्या, हिस्टोरिक। ओके, अगर आप कहते हैं किसी काम को हिस्टोरिक इवेंट था, वो जैसे आप कहें कि इंडिया को आज़ादी मिलना है, क्या था, हिस्टोरिक इवेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था हमारी हिस्ट्री का, तो वो क्या है, हिस्टोरिक इवेंट है। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल का मतलब केवल इतिहास से है, मतलब जो हमारे पहले बीत चुका है उसका इंपॉर्टेंट रहना ना रहना उससे कोई भी मतलब नहीं, उसका सिर्फ सीधा सा एक मतलब होता है कि वो हमारे इतिहास का एक हिस्सा भर है। ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखिए द स्टोरी वॉज सेंटर्ड ऑन सम हिस्टोरिक या हिस्टोरिकल, तो एकदम जनरल सी बात कही जा रही है, किसी को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, ना तो किसी इवेंट के बारे में ऐसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंस बताने की बात की जा रही है। और इसको थोड़ा सा कमजोर और बताने के लिए आगे यहाँ पे बताया भी गया है कि इट वाज मेनली फिक्शन, कि क्या मेनली फिक्शन ही है, मतलब जो ये स्टोरी है वो इतिहास को बता रही है, मतलब बता रही है कि आज से 50 साल पहले ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, केवल एक फिक्शन बता रही है और वो पीछे के समय के बाद बताई जा रही है, किसी एक इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा शब्द आएगा, तो आपका आएगा हिस्टोरिकल। ठीक है, बी वाला यहाँ पे आपका आएगा। तो अगर बी वाला यहाँ पे आप चूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, देखिए ए वाला आपका खत्म और ई वाला खत्म, 3 बाकी हैं। फिर देखिए क्या है सेकंड, द एक्यूज्ड मेड अ पैशनेट एफर्ट बिफोर द जज टू इंश्योर या फिर असर्ट हिज इनोसेंस। इंश्योर आएगा या फिर असर्ट आएगा। एक्यूज्ड के बिहाफ से अगर बात की जाए कि एक्यूज्ड जो है वो अपनी तरफ से उसने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया जज को इंश्योर करने के लिए या फिर असर्ट करने के लिए अपनी इनोसेंस के बारे में, मतलब वो निर्दोष है ऐसा बताने के लिए उसने जज को क्या किया होगा, इंश्योर या फिर असर्ट। देखिए इंश्योर का मतलब क्या होता है, इंश्योर का मतलब होता है जब आप किसी को कन्विंस करें या फिर एक तरीके से अगर आप किसी से वादा करें, ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने आगे आने वाले या जो भी आप जिसके प्रति आप जिम्मेदार होंगे उसको यह कहते हैं कि आगे से गलती नहीं होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या होता है, इंश्योर करना सामने वाले को कि आगे आपसे ये गलती नहीं होगी। असर्ट का मतलब होता है, असर्ट का मतलब होता है स्टेटमेंट, जब आप देते हैं कोई अपने पक्ष में या फिर अपनी बात को फैक्चुअली मतलब या लॉजिकली सही बताने के लिए आप जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसे कहा जाता है असर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई एक्यूज्ड होगा तो जज के सामने जाके कोई अगर एक्यूज्ड होगा तो ये नहीं कहेगा कि हाँ गलती हो गई या आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा नहीं कहेगा। वो अपनी बात को क्या बताने का प्रयास करेगा कि वो अपने लॉजिकल वे में बताएगा कि वो क्या है, इनोसेंट है। ठीक है, तो वो अपनी इनोसेंस साबित करने की कोशिश करेगा लॉजिकल वे में, केवल एक भावनात्मक या केवल एक
कहते हैं कि वादे के दम पे नहीं। तो कौन सा सेंटेंस में सही होगा, इंश्योर या फिर असर्ट। तो एक्यूज्ड क्या करेगा, असर्ट करने का प्रयास करेगा, एक स्टेटमेंट रखेगा जज के सामने, फैक्चुअल स्टेटमेंट होगी, लॉजिकल होगी, जिसके बिहाफ पे वो अपनी इनोसेंस साबित करने की कोशिश करेगा। तो इसमें भी आपका कौन सा सही है, बी वाला सही है। देखिए कौन सा भी बचता है, तो ये सी वाला भी आपका कट गया क्योंकि यहाँ पे सेकंड पे क्या है, ए है। अब बी, डी या फिर बी में कोई एक ही आपका सही होगा। थर्ड वाले पे आते हैं, द अथॉरिटीज कॉम्प्लीमेंटेड या फिर कॉम्प्लीमेंटेड। देखिए केवल ई का और आई का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। आगे पढ़िए, हर फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वेल इन टाइम, मतलब अथॉरिटीज ने उसे प्रोजेक्ट को सही समय पे खत्म करने के लिए क्या किया, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ई के साथ वाला कॉम्प्लीमेंट या फिर आई के साथ वाला कॉम्प्लीमेंट, कौन सा कॉम्प्लीमेंट आपकी नज़र में सही होगा। अगर आपको इस छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस अगर पता होता है तो बहुत ही आसान होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उलझन में हैं या आपके दिमाग में थोड़ा सा भी हलचल है इन सब चीज़ों को लेकर के, आप एश्योर नहीं है एकदम कि कौन सा सही होगा, फिर गड़बड़ी पैदा करेगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे, तो अगर आप ए वाला सही करते हैं तो उस हिसाब से डी वाला सेंटेंस आपका सही हो जाना है। अगर आप बी वाला सही करेंगे तो उस हिसाब से बी वाला ये सही हो जाएगा। तो एक ये जो डिसीजन होगा ये आपके एक नंबर के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कौन सा डिसीजन लेंगे। तो अगर एकदम पता होगा तभी आप सही कर पाएंगे। देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है विथ ई, इसका मतलब क्या होता है, पूरक, ठीक है। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी भी चीज के लिए हम किसी और वस्तु का इस्तेमाल करें और उस वस्तु के इस्तेमाल से वो चीज क्या हो जाए, पूरी हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं एज अ जनरल सेंस, जैसे कार ले लूं, पेट्रोल ले लूं, एक दूसरे के क्या हैं, ये पूरक हैं, ठीक है। मतलब पेट्रोल के बिना कार नहीं और कार के बिना पेट्रोल की कोई वैल्यू नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये जो आई के साथ वाला कॉम्प्लीमेंट आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना या फिर किसी की बड़ाई वगैरह करना अच्छे सेंस में, ठीक है। तो उसके लिए आता है क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए यहाँ पे वो उसने प्रोजेक्ट अगर सही समय पे ख़त्म किया, जाहिर सी बात है उसकी बड़ाई की जा रही है या फिर उसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसकी तारीफ की जा रही होगी। तो कौन सा आएगा इसमें, बी वाला आएगा। ये वाला इसमें कोई इसका काम नहीं है, ओके। तो बी वाला आएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए तो आपको बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही मिल जाता है। इसको आप टिक करिए और आगे बढ़ सकते हैं। इन केस आप चौथा वाला भी देख लीजिए ताकि आपको इनके बीच का डिफरेंस भी पता चल सके। देखिए क्या है, द इन्वेजन वॉज प्रिसीडेड और प्रोसीडेड बाय अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्स अलोंग द बॉर्डर। कह रहे हैं कि इन्वेजन जो था, इन्वेजन का मतलब किसी के सीमा के अंदर घुस जाना, ठीक है, इन्वेड करना। तो इन्वेजन कह रहे हैं कि वॉज प्रिसीडेड और प्रोसीडेड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही आपके क्या यूज होते हैं, मूवमेंट के लिए यूज होंगे, ओके। पहली बात तो मूवमेंट के लिए दोनों यूज होंगे, प्रिसीडेड और प्रोसीडेड। यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि प्रीसीड का मतलब होता है किसी भी समय या किसी भी एक टाइम फ्रेम से पहले अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं, प्रीसीड का। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ओके, आगे जाना। यहाँ पे समय की बात अगर नहीं की जाए तो क्या बात होती है यहाँ पे, आगे बढ़ने के लिए। प्रोसीड तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, हम सब लोग बहुत बार चर्चा करते हैं। प्रीसीड का मतलब होता है समय से पूर्व, ठीक है। कोई भी काम आप करने जाए उससे पहले ही कुछ हो जाए, ओके, तो उसे क्या कहेंगे, प्रीसीड करना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इन्वेजन वॉज प्रीसीडेड या फिर प्रोसीडेड बाय अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्स अलोंग द बॉर्डर। कि इन्वेजन मतलब जब इन्वेजन हो इससे पहले ही उसे कैसे रोका गया, मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस के जरिए रोका गया। तो अगर उसे रोका गया है तो इसका मतलब ही हुआ क्या होगा कि ये जो मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्स हुआ होगा ये पहले हुआ होगा इन्वेजन के। तो इस हिसाब से क्या होगा, आपका ए वाला सही होगा। अगर प्रोसीड हो गया होता तब तो इन्वेजन हो गया होता, फिर वो आपका जो मैसिव मोबिलाइजेशन है उसके होने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इन्वेजन से पहले ही मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्स के जरिए उसे बॉर्डर के साथ ही रोक दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए वाला आपका सेंटेंस आएगा कि इन्वेजन से पहले ही आपका जो ये मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस था ये बॉर्डर के अलॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से लामबंदी, मोबिलाइजेशन का मतलब क्या, लामबंदी कर देना, ओके। तो यहाँ पे ए वाला आपका सही होता है। तो इसी हिसाब से देखिए आप बी वाला आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो था केवल एक सेंटेंस, ओके। इसमें हमने सीखे हैं कुल मिला के 4 और 4 गुणे में 2 कितने, 8 वर्ड के मतलब। नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्या है, I don't think I can proceed with the matter without your expert advice या फिर एडवाइस। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, कब,
मेरे ख्याल से जब प्रोफेसी वाला आपको बता रहा था उस समय मैंने चर्चा की थी। यहाँ पर भी केवल वही केस है। अब आपको दोनों ही एडवाइस का संबंध सलाह से है, लेकिन एक यहाँ पे नाउन है और एक यहाँ पे वर्ब है। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है, जैसा हमने प्रोफेसी के केस में भी देखा था, वहां पे एक नाउन था एक वर्ब था। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, आई डोंट थिंक आई कैन प्रोसीड विद द मैटर विदाउट योर एक्सपर्ट एडवाइस। मतलब क्या है कि वो बताने का प्रयास करें कि मैं आपकी सलाह के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, ओके, इस मैटर में। तो सलाह के बिना, तो यहाँ पे क्या है, एडवाइस एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, मतलब किसी को एडवाइस देने के लिए नहीं कहा जा रहा है बल्कि सलाह के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो सलाह केवल यहाँ पे यूज हो रहा है, तो मतलब ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो इसमें नाउन कौन सा है बता दीजिए जल्दी से। तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इतना छोटा सा याद कर लीजिए, जिसके साथ भी सी आएगा वो आपका नाउन के साथ ही होगा, ठीक है। अगर एडवाइस में आपका सी आ रहा है, यहाँ पे देखिए केवल सी और एस का डिफरेंस है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे सी है, बाकी सबको सेम है। सी वाला क्या है आपका नाउन होगा और एस के साथ जो आएगा वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है, ओके, वर्ब। इसका मतलब सलाह देना। तो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका, बी वाला सेंटेंस आएगा एडवाइस, क्योंकि क्या है नाउन है, ओके। तो बी वाला यहाँ पे सेंटेंस आपका आएगा, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और इस आधार पे देखिए आपका क्या क्या गलत हो जाता है, ए वाला और ई वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर देखिए क्या है, द वेन्यू फॉर द इवेंट वॉज डिसाइडेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द क्लाइमेट या फिर क्लाइमैक्टिक कंडीशंस, कि जो भी इवेंट का वेन्यू है, मतलब जो जगह है इवेंट की, वो किस बिहाफ पे डिसाइड होनी है, क्लाइमेटिक या फिर क्लाइमैक्टिक कंडीशंस पे। दोनों में से कौन सा सही होगा। अब देखिए यहाँ पे वेन्यू डिसाइड करने की बात की जा रही है, तो शब्द को पढ़ के इतना समझ में आता है कि हम किस चीज को जानने चाह रहे हैं, किस चीज की कंडीशन के बारे में। हिंदी में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो जलवायु है या मौसम है उसकी कंडीशन के हिसाब से हम अपने इवेंट का वेन्यू जो होगा, प्लेस होगा, उसको डिसाइड करने की बात करेंगे, ओके। तो दोनों में से मौसम के लिए कौन सा क्लाइमेटिक आपका आता है, एक तो है क्लाइमेटिक और दूसरा है केवल उसके साथ एक सी एक्स्ट्रा में एडेड है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्लाइमैक्टिक हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पहला वाला आपका क्लाइमेटिक है इसका मतलब होता है मौसम संबंधी, ठीक है, जलवायु संबंधी। तो ये आपका क्लाइमेट से रिलेटेड होता है, उसी से ये शब्द बना है क्लाइमेटिक, ओके। तो यही आपका सही शब्द होगा, ए वाला यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम की बात समझ में आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप क्लाइमैक्टिक की तरफ जाइए तो क्लाइमैक्टिक का संबंध आपका जैसे फिल्मों में क्लाइमैक्स होता है, मतलब क्या, चरम बिंदु पे पहुंचना, एकदम एक्साइटमेंट लेवल पे पहुंचना। तो उसी ये जो क्लाइमैक्स है ये यहीं से आपका डिराइव होता है क्लाइमैक्टिक, मतलब क्या, चरमोत्कर्ष पे पहुंचना, एकदम चरम बिंदु पे पहुंच जाना। तो यहाँ पे किसी चरम बिंदु पे पहुंचने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मौसम की कंडीशन की बात हो रही है। शब्द को पढ़ के समझ में आता है। तो ये आपका जो क्लाइमैक्टिक होगा, ये इसका प्रयोग क्या होगा, गलत होगा। तो कौन सा इसमें सही होगा, ए वाला जो होगा ये आपका एकदम सटीक बैठेगा। तो इस आधार पे देखिए कौन सा आपका गलत और हो जाता है, तो बी वाला भी आपका गया, सी और डी में देखिए कोई एक आएगा। फिर आगे तीसरा हम पढ़ते हैं, डिड ही एवर देखिए प्रोफेसी तो फिर से आ गया, चलिए कोई बात नहीं। क्या है, डिड ही एवर प्रोफेसी या फिर प्रोफेसी एनीथिंग बट बैड न्यूज फॉर मी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिड ही एवर प्रोफेसी और प्रोफेसी, अभी जैसे मैंने बताया एक नाउन एक वर्ब। अब यहाँ पे आप देखिए यूज क्या हो रहा है, नाउन का या फिर वर्ब का। करेंगे डिड ही एवर प्रोफेसी, मतलब किसी के बारे में बात की जा रही है कि क्या उसने कभी प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी की, मतलब भविष्यवाणी करने की बात हो रही है, मतलब वर्ब का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब तो आसानी से आप समझ सकते हैं वर्ब का यूज हो रहा है, मतलब सी वाला तो आपका नाउन होगा, यहाँ पे कौन सा सही होगा, ए वाला आपका सही होगा। तो ये आपका प्रोफेसी विथ एस, ये करेक्ट आंसर होगा, इसको आप टिक करिए बस। अब देखिए कौन सा इसमें से आपका गलत हो गया, ये वाला जो सी वाला है ये गलत हो गया, डी वाला आपका सही हो गया, बी ए, ओके। आखिरी वाला भी देख लेते हैं हम, द पुअर कंट्रीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिकनसाइल कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट विथ इकोनॉमिक या फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे पुअर कंट्रीज होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा हमारे जो विकसित देश होते हैं वो कहते हैं, मतलब वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं विकसित देश, लेकिन जो गरीब या विकासशील देश होते हैं उनके थोड़ा सा भी आगे बढ़ने पे वो कहते हैं कि जैसे भारत से कहते हैं बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसी खबरें हैं। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि द पुअर कंट्रीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिकनसाइल कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट, मतलब कि जो पुअर कंट्रीज होती हैं वो इन्वायरमेंट के प्रति क्या होती हैं कि इन्वायरमेंट के प्रति कैसे समाधान निकालें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाते हुए या उसको भी देखते हुए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, दोनों में केवल डिफरेंस इतना है, इकोनॉमिक आपका जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते रहते हैं जनरल सेंस में, काफ़ी आसान था वैसे, आप
एक नज़र वहीं समझ सकते थे। इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बहुत बात करते हैं, मतलब अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसके ग्रोथ की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो ये टर्म लिखा है इकोनॉमिकल, इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल का मतलब होता है क्या? कंजूसी जैसे कह सकते हैं, मतलब बहुत सोच समझ के खर्च करना, उसको कहते हैं इकोनॉमिकल। ओके, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होता है, क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो ए वाला इसमें क्या होगा? सही होगा। तो देखिए डी वाला आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये आपका एकदम सही है। ओके, 8 वर्ड आपने और समझ लिए, सीख लिए, और आगे इसको याद भी रखिएगा, इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। हफ्ते में एक बार मेरे ख्याल से आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको प्रॉपरली शब्दों का जो ये चयन है एकदम दिमाग में बैठा रहेगा। सिर्फ इस एग्जाम के लिए ही नहीं, आप कहीं कुछ लिखते भी हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, तो आपको कम से कम समझ में तो आएगा कि हर एक वर्ड का मतलब क्या है और क्या इसका अर्थ निकल के आता है। 8वां देखते हैं क्या है। He had unsuccessfully explored every road or avenue that he hoped might lead him to सक्सेस। मतलब बात की जा रही किसी पर्सन की कि उसने सारे रास्तों को ट्राई कर लिया जिससे उसको उम्मीद थी कि उसको सफलता मिल सकती है, मतलब उसने सब कुछ ट्राई कर लिया। तो यहाँ पे वो जो रास्ता है एक हिंदी का वर्ड है, उसके लिए यहाँ पे इंग्लिश में रोड आएगा या फिर एवेन्यू आएगा, दोनों में से क्या आएगा? तो देखिए रोड का मतलब क्या होता है? रोड ही होता है, रास्ता। एवेन्यू हम अगर इंग्लिश में शब्द देखें, एवेन्यू का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी रोड जिसके दोनों तरफ पेड़ वगैरह लगे हों, और ज्यादातर वो सीधी रोड के लिए प्रयोग होता है। ओके, और इसका इंग्लिश में एक अर्थ और भी होता है एवेन्यू का। वो एवेन्यू का अर्थ होता है अ वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम, मतलब कि आप किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एवेन्यू का एक अर्थ ये भी होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। आप रोड को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप दूसरी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या बात हो रही है कि किसी आप अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी जो करियर की डिफिकल्टीज हैं उनको सही करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपने सारे रास्ते या सारे तरीके सारे अख्तियार कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड सही होगा? एवेन्यू वर्ड सही होगा। तो बी वाला जो इसमें आंसर है ये आपका क्या होगा? एकदम सटीक होगा और सही होगा। तो इसमें क्या आ जाता है? बी। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे आपको शब्दों का चयन करना है, जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं। दूसरा देखिए क्या है। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलोंग द रिवर वर रिक्वायर्ड टू चेक इफ्लुएंट या फिर एफ्लुएंट मटेरियल फॉर हार्मफुल केमिकल्स। बहुत ही अच्छा वर्ड है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जा रही है जो कि आपके रिवर के पास है, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि उसको क्या चेक करने की जरूरत है? एफ्लुएंट या फिर एफ्लुएंट मटेरियल, दोनों में से कौन से मटेरियल को चेक करने की जरूरत है और किसके लिए? फॉर हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनके लिए। तो देखिए इन दोनों का वर्ड का डिफरेंस कितना है, केवल यहाँ पे ई लगा है और यहाँ पे ए लगा है, बाकी सब कुछ क्या है? स्पेलिंग वगैरह सब सेम है और कहीं ना कहीं बोलने और सुनने में भी एक तरह ही लगते हैं। ओके, तो लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इफ्लुएंट का जो प्रयोग है, इफ्लुएंट का मतलब होता है, हम अगर सीधे सेंस में बात करें तो जैसे जो लिक्विड रूप में जो गंदगी होती है या फिर सीवेज होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ्लुएंट का, ठीक है। मतलब तरल रूप में जो आपकी गंदगी होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ्लुएंट का। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है रिवर के किनारे, तो जाहिर सी बात है वो गंदा पानी ही छोड़ेगी, तो उसी गंदे पानी में हार्मफुल केमिकल्स कितने हैं इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहां पे आपका शब्द कौन सा सही होगा? इफ्लुएंट वर्ड ही सही होगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है गंदे पानी से या फिर सीवज से। जबकि एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंट का मतलब होता है अत्यधिक या जरूरत से ज्यादा, जो आपके पास कुछ अधिक मात्रा में हो, जरूरत से ज्यादा अधिक मात्रा में हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एफ्लुएंट का। या हिंदी में एक शब्द होता है बहुत अच्छा सा जिसे हम कहते हैं प्रचुर मात्रा, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एफ्लुएंट का। तो कौन सा वर्ड सही है इसमें? इफ्लुएंट वर्ड आपका क्या होगा? एकदम सटीक बैठेगा। तो ए वाला यहाँ पे सही हो जाता है। इस आधार पे अगर देखिए कौन कौन सा आपका सही होता है, तो देखिए कौन कौन से गलत हो जाते हैं। ये गलत, ये भी गलत और आखिरी वाला भी आपका गलत। केवल सी और डी में आपकी चॉइस है। सी पे आते हैं, क्या है? द अनहाइजेनिक कंडीशन इन द गेस्ट हाउस वर अ कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट या फिर डिस्कम्फर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट। बहुत ही अच्छा शब्द है यहाँ पे, डिस्कम्फर्ट और डिस्कम्फर्ट। ज्यादातर लोग इसमें डिस्कम्फर्ट लगा के हैं क्योंकि इस शब्द से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप इस शब्द को पढ़िए, मतलब क्या है कि द अनहाइजेनिक कंडीशन इन द गेस्ट हाउस वर अ कॉज ऑफ, मतलब जो गेस्ट हाउस की अनहाइजेनिक कंडीशन थी वही क्या थी? वर अ कॉज ऑफ। वो क्या थी? किस चीज का कारण थी?
फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट, मतलब जिसने भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया होगा, ऑर्गेनाइजर जो होगा, उसके लिए किस चीज का कारण थी वो, तो डिस्कम्फर्ट का या फिर डिस्कम्फर्ट का। तो डिस्कम्फर्ट का यहाँ पे मतलब क्या होगा, डिस्कम्फर्ट को हम कह सकते हैं कि जैसे एम्बेरसमेंट, मतलब शर्मिंदा करना या फिर बेचैन करना, अशांत कर देना, ये सब क्या होगा, उसका कारण रहा होगा। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं डिस्कम्फर्ट का, तो डिस्कम्फर्ट का मतलब ही क्या होता है, कंफर्टेबल बस नहीं होना। ओके, तो यहाँ पे जो अनहाइजेनिक कंडीशन होगी वो क्या होगी, ऑर्गेनाइज जो करेगा शो को, अगर आप किसी शो को ऑर्गेनाइज करते हैं और आप कोई गेस्ट हाउस बुक करते हो, आप एकदम कंडीशन अनहाइजेनिक होगी, तो आप के लिए कैसी वो कंडीशंस होगी, डिस्कम्फर्ट की नहीं होगी, कैसी होगी, डिस्कम्फर्ट की होगी। मतलब आप शर्मिंदा होंगे कि आपने अगर पैसा भी दिया है तब पर भी सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है, सब कुछ गंदगी है, तो क्या होगा, शर्मिंदा होंगे आप। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही होगा, डिस्कम्फर्ट सही होगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो बी, यहाँ पे ए आया था और यहाँ भी क्या आ गया, ए, तो बी ए, सी वाला आपका सही हो जाता है, डी वाला गलत। नहीं, यहाँ पे डी वाले में भी अभी 2 बार ए है। देखिए यहाँ पे अब आपको चौथे तक जाना पड़ेगा। अभी देखिए ऐसी गलती हो जाएगी कि आगे एग्जाम में आप चेक नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, लेकिन अब आखिरी तक आपको यहाँ पे चेक कराया गया है, मतलब चौथे सेंटेंस में केवल यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है। ओके, तो अब आपको चौथा वाला भी चेक करना होगा। ऐसे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में होंगे और सी वाले को टिक करेंगे आगे चल के, तो ऐसे ही आपको 1 नंबर आपका लॉस हो जाना है। देखिए चौथा क्या है, पीपुल जनरली डिस्ट्रस्ट या फिर मिसट्रस्ट पॉलिटिशियंस एज पॉलिटिशियंस मेन कंसर्न इज वोट बैंक। मतलब लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको समझते हैं कि पॉलिटिशियंस का जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है, वोट बैंक होता है। ठीक है, उनको केवल वोट बैंक से मतलब होता है और किसी चीज से मतलब नहीं होता है। तो ये क्या है, लोगों का डिस्ट्रस्ट है या फिर मिसट्रस्ट है। बहुत ही अच्छे वर्ड हैं दोनों ही। देखिए डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच का जो अंतर है वो बहुत ही एक सटीक अगर मैं आपको बताऊं, जिससे आप हमेशा इसको समझ जाएं कि यहाँ पे कौन सा आपका यूज होगा। देखिए डिस्ट्रस्ट जब भी होगा इसका भी मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट, ये भी क्या होगा आपका लैक ऑफ ट्रस्ट। लेकिन ये जो डिस्ट्रस्ट वाला लैक ऑफ ट्रस्ट है ये हमेशा एक्सपीरियंस से आता है। मतलब अगर आप किसी को जानते हैं, आप उसके पर विश्वास करते हैं और उसने आपके साथ कई बार विश्वासघात किया है, तो वो क्या है, आपके एक्सपीरियंस में तब्दील हो जाता है कि ये आदमी क्या है, अब ये ट्रस्ट करने लायक नहीं है। तो दैट पर्सन वुड बी डिस्ट्रस्टफुल। ओके, वो आपके लिए क्या होगा, एकदम से वो उसके पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही लोगों के ऊपर है, पॉलिटिशियंस के प्रति उनको क्या है, डिस्ट्रस्ट है। मतलब कि लोग पॉलिटिशियंस की हैबिट से अब वाकिफ हो चुके हैं। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लोगों के साथ वादा करते हैं लेकिन वादा पूर्ति नहीं होती है, तो डिस्ट्रस्ट है लोगों के अंदर। और मिसट्रस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप जनरली ही किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, उसे आप जानते नहीं। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आता है और कोई भी जिसे आप जानते नहीं, आज तक कभी मिले नहीं, नाम नहीं सुना हो, आपसे कुछ भी बोलेगा तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, मिसट्रस्ट होता है। वो लैक ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, उसके पीछे कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, डिस्ट्रस्ट आएगा। मतलब ए वाला सेंटेंस यहाँ पे ज्यादा सही होगा। तो इस हिसाब से सी वाला आपका सही हो जाएगा, डी वाला आपका गलत हो जाएगा। आखिरी में इसके बी है। ओके, 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, द फार्मर्स पे कॉन्टिन्यूअस और कॉन्स्टेंट अटेंशन टू द वेदर। कि फार्मर्स कैसा अटेंशन देते हैं वेदर पे या मौसम पे, कॉन्टिन्यूअस या फिर कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे आपके 3-4 टर्म होते हैं, ये कॉन्टिन्यू से ही आपके जैसे कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअल, ये सब आपके बहुत ही सिमिलर से टर्म्स हैं। ओके, तो इनके बीच में आप डिफरेंस हमेशा याद करके रखिए क्या होते हैं, ताकि आपको आगे अगर आते हैं तो टेंशन वेंशन ना हो। यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट की बात की जा रही है। तो अगर शब्द की संरचना देखें और कंडीशन को समझें तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जब भी कोई क्रिया है वो लगातार चल रही है। मतलब अगर कोई एक्शन हो रहा है परफॉर्म, तो वो विदाउट एनी इंटरप्शन वो आपका परफॉर्म होता जा रहा है, उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं हो रहा है, तो वो एक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, जैसे आप कह सकते हैं कि नदी में पानी का बहना, तो पानी बहता ही रहता है नदी में, उसमें कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता है कि जब नदी सो जाए 2 घंटे के लिए तो पानी बहना बंद हो जाए, वो हमेशा बहता ही रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इट कंटेन्स समटाइम्स इट कंटेन्स इंटरप्शंस। मतलब यहाँ पे कुछ कभी कभी इंटरप्शंस भी आते रहते हैं। यद्यपि कि ये सतत प्रक्रिया है लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं काम। ओके, एक टाइम पीरियड भी हो सकता है जब कोई काम रिपीट होता रहे, तो उसको भी हम कांस्टेंट कह सकते हैं। ओके, जैसे आपकी पढ़ाई क्या होती है, मैं कहूँगा अगर आपको कांस्टेंट पढ़ना चाहिए, कांस्टेंट पढ़ना चाहिए का मतलब ये नहीं कि आप सोइए ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि आपको डेली पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे 24 घंटे,
तो आपका पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, नहीं। मतलब आप 6 घंटे 8 घंटे जो भी पढ़ते हैं लेकिन डेली पढ़िए, तो क्या है, कांस्टेंट पढ़ाई है। ओके, तो कॉन्टिन्यूस पढ़ाई अगर आप करेंगे तो दो चार दिन से ज़्यादा तो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा आपका। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा कि फार्मर्स क्या 24 घंटे आसमान की तरफ सर उठा के एक वेदर को ही देखते रहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस रहती है उनकी। बी वाला आपका सही होगा, मतलब रोज देखते हैं वेदर की कंडीशन क्या है, कैसी है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे वो आसमान ही देखते रहते हैं। तो बी वाला आपका क्या होगा, एकदम सही होगा इसमें। फिर दूसरे आते हैं, दिस ईयर रेन्स दैट परसिस्टेड कॉन्टिन्यूसली या फिर कॉन्टिन्यूली इन विंटर आर एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये देखिए अभी मैं बात कर रहा था कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल की, तो वही आपका डिफरेंस आ गया। इनके बीच में डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट होता है कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल का। कॉन्टिन्यूअस तो मैंने आपको बता दिया, सतत होने वाली प्रक्रिया है, मतलब कभी भी रुके ही नहीं अगर कोई काम, तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कह रहे हैं कि दिस ईयर्स रेन दैट परसिस्टेड, कि इस साल की रेन जो आपकी बनी रही कॉन्टिन्यूअसली या फिर कॉन्टिन्यूली, किस तरीके से वो बनी रही इन द विंटर, जो आपका सर्दियों का समय था उसमें किस तरीके से बनी रही। तो देखिए अगर कॉन्टिन्यूसली आप यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि रेन कभी रुकी ही नहीं, 24 घंटे बारिश होती रही। ओके, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअली का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअली का मतलब होता है वेरी फ्रिक्वेंट। वेरी फ्रिक्वेंट का मतलब इसमें इंटरप्शन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत लंबा पॉज हो सकता है 1 घंटे के लिए बारिश रुक गई हो, 10 सेकंड के लिए रुकी हो, आधे घंटे के लिए रुकी हो, या फिर 5 घंटे के लिए रुकी हो, उसके बाद फिर से होने लगी हो। तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंट होता है। जैसे आपका फ़ोन बजे, आप फ़ोन आपका बजता है, ठीक है, आपका फ़ोन कोई कर रहा है, आपने नहीं उठाया, तो क्या होगा, फ़ोन तुरंत, जैसे बेल कटेगी नहीं कि फिर से तुरंत बजना शुरू नहीं होगा, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा, 5 सेकंड या 10 सेकंड का। तो वो जो आपकी जो आप उसे कह सकते हैं कि आपका कॉन्टिन्यूअली फ़ोन आ रहा है, मतलब कि एकदम लगातार नहीं हो रहा है, बीच में थोड़ा सा रुक रुक के आपका फोन आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो वेरी फ्रिक्वेंट आपके कार्य होते हैं उन्हें कॉन्टिन्यूअल कहते हैं। ओके, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो सेम सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप समझ के रखिए। तो बी वाला इसमें यूज होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रेन नहीं हो सकती है, थोड़ा बहुत तो गैप उसमें रहा ही होगा। मतलब ये बात की जा रही एक तरीके से कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे सर्दियों में। ओके, तो एकदम ऐसी भी बारिश नहीं हुई कि 24 घंटे पानी बरसता ही रहा हो। ओके, तो बी वाला इसमें क्या होगा, सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ टॉकिंग ऑन हिज ओन टू हिज इमेजिनेटिव और इमेजिनरी फ्रेंड। कि कह रहे हैं किसी के बारे में बात करें, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है अपने आप से बात करने के लिए, या फिर यहाँ पे किस जिसके बारे में बात हो रही है कि ही हैज़ अ हैबिट ऑफ टॉकिंग ऑन हिज ओन, कि अपने आप से ही वो बातें करता है और उसको ऐसा लगता है कि वो अपने किसी इमेजिनरी फ्रेंड से बात करे, मतलब उसको लगता है उसके सामने कोई बैठा है जिससे वो बातें कर रहा है, लेकिन बातें वो अपने आप से ही कर रहा होता है। तो वो क्या है, उसने अपने मन में ही किसी को मान लिया है कि वो उसके सामने कोई उसका फ्रेंड बैठा हुआ है। तो फ्रेंड के साथ क्या आएगा, इमेजिनरी या फिर इमेजिनेटिव। तो देखिए इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, अगर शाब्दिक अर्थ पे आप जाएं तो इमेजिनरी का मतलब ही होता है यही कि जो क्या हो, काल्पनिक हो, जो वास्तविक में ना हो। तो अगर आप केवल शब्द अर्थ पे ही जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इमेजिनरी फ्रेंड इसका एकदम सटीक आंसर होगा, क्योंकि अगर वो अपने आप से बात कर रहा है, उसके सामने कोई है नहीं, मतलब उसका फ्रेंड कैसा, इमेजिनरी है। इमेजिनेटिव क्या है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, एक क्रिया विशेषण आप कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसे एडजेक्टिव के साथ भी यूज कर सकते हैं। इमेजिनेटिव का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर मैं किसी आर्टिस्ट के बारे में बात करूं, मैं कह सकता हूं किसी के लिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव आर्टिस्ट है, मतलब उसके अंदर क्षमता है इमेजिन करने की और उसके हिसाब से वो अपनी कला को बाहर लाता है। तो इमेजिनेटिव और इमेजिनरी में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, बी वाला इसमें सही होगा। तो कौन सा आ जाएगा, बी। देखिए आपका 3 बी कहाँ पे आ रहे हैं, तो बाकी सब तो कट गए, केवल यहाँ पे 2 बचे हैं, सी और डी। चौथे तक आपको यहाँ पे खींच के ले गया है। द जनरल डिक्लेयर्ड दैट द विक्ट्री केम विथ अ मिनिमम और मिनिमल लॉस ऑफ लाइफ्स, कि जो जनरल था, मतलब आर्मी के जो जनरल्स होते हैं, उसने डिक्लेयर किया कि जो हमको जीत मिली है वो कैसी जीत मिली है, वो कैसी जीत आई है हमारे पास, कैसी मिली है, विथ अ मिनिमम और मिनिमल लॉस ऑफ लाइफ्स। मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है कि बहुत कम हमारी तरफ की जाने गई उसकी वजह से, या बहुत कम जानों को दे करके, बलिदान दे करके हमको ये जीत मिली है।
तो यहाँ पे मिनिमम यूज होगा या फिर मिनिमल यूज होगा, इसके बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा होता है। देखिए मिनिमम जो आपका सेंटेंस है ये ज़्यादातर जो आपका फ्रेज होता है ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब ज़्यादातर नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप यूज़ करना चाहें, अगर मैं आपसे कहूँ जैसे हमारे एग्जाम में होता है कि आपको मिनिमम इतने नंबर पाना है, कट ऑफ नहीं होती, जैसे कहते हैं कि मिनिमम 10 नंबर्स पाने हैं आपको, ठीक है, तो वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, फिक्स हो गया कि 10 नंबर से कम आप पाए कि आप गए, ओके। जबकि दूसरे सेंस में अगर मिनिमल की बात की जाए तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अर्थों में यूज होता है और ज़्यादातर क्वालिटेटिव यूज होता है। मिनिमल का मतलब क्या होता है कि जितना कम से कम हो सके। जैसे अगर यहाँ पे मैं लोगों की जान जाने की बात करूँ तो अगर कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें कोई एक रूपरेखा नहीं तय होती है कि अच्छा 1000 लोग अगर मर जाएंगे तो हमारे लिए मिनिमम लॉस होगा, ठीक है, या फिर 100 लोग मर जाएंगे तो मिनिमम लॉस होगा, कम से कम हानि होगी हमको, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी युद्ध की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा युद्ध था, कितनी देर तक चला, कितने दिन तक चला, कैसा युद्ध था, कंडीशन क्या थी, उसके बाद हम ये तय करते हैं कि अच्छा इतना भयंकर युद्ध हुआ फिर भी हमारे इतने लोग अगर शहीद हुए हैं, इसका मतलब क्या है, हमको मिनिमल लॉस हुआ है, ठीक है। मतलब कोई एक पहले से सेट पैटर्न नहीं है, ना तो यहाँ पे आंकड़ों का खेल है कि इतने ही लोग मरे हैं। मतलब क्या है कि जितने यहाँ पे हमने बचा लिए, ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे बचा लिया गया है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मिनिमल लॉस होगा। तो ज़्यादा इसमें सेंटेंस सही कौन सा आएगा, मिनिमल लॉस आपका यहाँ पे एकदम सटीक बैठेगा। अगर शब्द अर्थ या भावार्थ पे यहाँ पे जाएं तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जो मैंने आपको अभी बताया है, ओके। बी वाला इसमें सही होगा, तो आखिरी में भी आप यहाँ पे क्या गया, बी। अच्छा, तो यहाँ पे सी वाला आपका सही हो जाता है, ये चारों यहाँ पे बी वाले ही आपके सही होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 10th की, क्या है, ही हैड सेवरल एड्स और एड्स विथ ईएस टू हेल्प हिम इन हिज वर्क, कि उसने किसको हायर्ड किया, सेवरल एड्स को या फिर एड्स को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एस है और यहाँ पे क्या है, ईएस है, ये जो एड है, ठीक है, इसको अगर हटा दें तो हम इसको ऐसे, मैं ऐसे लिखूंगा एड, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, दोनों को आखिरी में एस लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सेवरल यूज हुआ है प्लूरल के लिए, ठीक है। तो एड्स यहाँ पे सबके आखिरी में एस लगाए, तो बताइए एड आएगा या फिर ये विथ ई आएगा, दोनों का अर्थ क्या होता है। देखिए जो पहला एड है इसका अर्थ होता है सहायता, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अगर पढ़ाई में कोई मेरी हेल्प चाहिए, आप मैं किसी तरह की आपको एड प्रोवाइड कर सकूं, मतलब आपको किसी तरह की सहायता प्रोवाइड कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पे जब भी सहायता की बात आएगी तो ये आपका क्या आएगा, पहला वाला। दूसरा वाला जो विथ ई होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सहायक, ओके, मतलब जो सहायता प्रदान करे। अगर मैं आपको सहायता प्रदान करता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, एड हो जाऊंगा, AIDE, सहायक। तो उसने किसको हायर किया होगा, सहायता को या फिर सहायक को। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा सही होगा, बी वाला इसमें सही होगा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है, हर मास्टरफुल और मास्टरली पर्सनालिटी सून डोमिनेटेड द मूवमेंट। कह रहे हैं कि हर मास्टरफुल और मास्टरली पर्सनालिटी सून डोमिनेटेड द मूवमेंट, मूवमेंट को बहुत ही जल्दी डोमिनेट कर लिया, मतलब उस पर हावी हो गया। कौन, हर मास्टरफुल और मास्टरली, दोनों में बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। क्या होता है मास्टरफुल और मास्टरली का मतलब, यहाँ पे मास्टरफुल का अर्थ होता है कि अगर आपके अंदर कोई बहुत ही अच्छी प्रतिभा है, कोई बहुत ही उम्दा आपके अंदर गुण है या स्किल है, तो उसको आप क्या कहेंगे, उस स्किल को पजेस करने को, कंटेन करने को कहते हैं मास्टरफुल। जैसे आप किसी के लिए कह सकते हैं, जैसे आप किसी नेता के लिए कह सकते हैं कि ही इज़ अ मास्टरफुल स्पीकर, मतलब वो क्या है कि बहुत ही अच्छा वक्ता है, मतलब उसके पास ये गुण है कि बहुत ही अच्छा वो भाषण दे लेता है। मास्टरली दूसरे सेंस में अगर देखिए तो क्या इसका अर्थ होता है कि किसी काम को बहुत ही उम्दा तरीके से करना, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो किसी के लिए कह सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही मास्टरली थी, मतलब आपने बहुत ही उम्दा तरीके से काम किया। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आपका आएगा कि हर मास्टरफुल या फिर मास्टरली पर्सनालिटी की बात की जा रही है, मतलब किसी गुण की बात की जा रही है, तो कौन सा आएगा आपका, ए वाला आपका एकदम सटीक बैठेगा, ओके। सेकंड, फिर हम यहाँ पे सेकंड हो गया, इसमें कौन सा सही हुआ, ए सही हुआ, बी ए हम देख लेते हैं कौन कौन से गलत, ये गलत, ये भी गलत, ई वाला भी गलत, सी और डी में यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही होता है। क्या है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट वेंट थ्रू मेज ऑफ पेपर्स टू कैलकुलेट हर टैक्स लाइबिलिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में हो रही है कि वो
पेपर्स के किससे आपका उसका सामना हो रहा है, मेज से MAIJZE या फिर MAZE। ये तो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका होता है मेज, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पजल। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, बहुत ज़्यादा पेपरों का बंडल उसके पास होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, एकदम पजल्ड होगा, तो क्या होगा यहाँ पे एकदम सही, मेज ऑफ पेपर एकदम सही होगा। जबकि ये एक तरह के आपके अनाज के लिए प्रयुक्त होता है, कहा जाता है ग्रेन ऑफ कॉर्न, उसके लिए आपका यूज किया जाता है। तो ये मेज का अर्थ यहाँ पे तो एकदम आपका अलग जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला मेज जो होगा एकदम सही होगा। फोर्थ हम आते हैं, क्या है, ड्यूरिंग द हाई टाइड या फिर TIED, टाइड, द फिशरमैन टाइड देयर बोट्स टू द पियर। मतलब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द हाई टाइड, TIDE या फिर TIED, दोनों में से कौन आएगा? बहुत आसान है। ये वाला जो टाइड होता है, इसका मतलब बात की जा रही है कि टाइड की, हाई टाइड की वजह से जो फिशरमैन है उसने अपनी बोट को पियर से बांध दिया, ठीक है। तो पहला जो TID है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है जो हम हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। तो वो जो होता है वो आपका क्या होता है, हाई टाइड होता है विथ TIDE। जबकि ये आपका क्या है, ये आपका टाई, जिसे हम कहते हैं बांधना, उसका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है टाइड, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है बोट के लिए भी। ओके, तो आपका क्या आता है, हाई टाइड आता है विथ TIDE, ना कि TIED होता है। ओके, तो ए वाला इसमें क्या होगा, एकदम सही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, बी आया, और यहाँ पे क्या आया, ए आया। देख लीजिए कौन सही होगा, BA और BA। सी वाला आपका सही होगा, डी वाला गलत हो गया। ओके, तो ये तो थे आपके कुछ और 5 शब्द जिनके जरिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि शब्दों का कैसे आपको यूज़ करना है और क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम्स के तहत गुजरे। शब्दार्थ ने थोड़ा आप शब्द को पढ़ करके उसके भाव को समझने का प्रयास करिए कि किस दिशा में आपको वो शब्द ले जा रहा है, ठीक है। तो ये इम्प्रूव कैसे होगा, थोड़ा बहुत पेपर वगैरह पढ़ना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि कोई एक सेक्शन आपको पढ़ना, थोड़ा बहुत अपने में इम्प्रूवमेंट लाइए पढ़ पढ़ के, ठीक है। ज़्यादातर आप इंग्लिश लैंग्वेज की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करिए। आप मैथ भी लगाते हैं तो प्रॉब्लम को इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। रीजनिंग करते हैं तो वो भी इंग्लिश में ही करने का प्रयास करिए। मुझे पता है हिंदी में अगर आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इंग्लिश में करिए ताकि आपकी जो इंग्लिश का सेक्शन है वो मजबूत रहे। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है, सब कुछ वो हिंदी में करते हैं और इंग्लिश को भी सोचते हैं वो भी हिंदी में हो जाए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको इंग्लिश को अगर इम्प्रूव करना है तो उसको अपने अंदर आत्मसात करना होगा, तभी आप इससे आगे निकल पाएंगे, ठीक है। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की और बताने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक बार कमेंट करके मुझे भी बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं। और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। मुझे भी खुशी होगी कि मेरा प्रयास सफल हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।